शुरू कर लें? पीछे आवाज़ ठीक है? बढ़िया, थैंक यू। तो पिछले सेशन में देखेंगे ना, तो हम लोगों ने इस पर चर्चा शुरू किया था कि मानव को समझने का प्रयास शुरू किया था। मानव की दो अलग अलग प्रकार की आवश्यकता हम लोगों ने देखी, क्योंकि मानव, मैं और शरीर इन दोनों का सहअस्तित्व है। तो एक आवश्यकता है जो शरीर से जुड़ी हुई है और शरीर पर निर्भर करती है, शरीर के बदलने के साथ वो बदलती रहती है। दूसरी आवश्यकता ऐसी है जो शरीर के साथ नहीं बदलती है, और ये दोनों आवश्यकता को पूरा करने का ढंग अलग अलग है। शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई ना कोई भौतिक रासायनिक वस्तु चाहिए, जबकि मैं की, शेल्फ की, जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सही समझ और सही भाव चाहिए। ऐसे ही मैं और शरीर के अंतर को पढ़ने के लिए, पहचानने के लिए, उनकी एक्टिविटी को भी पहचानने जाते हैं, उनकी क्रियाओं को भी पहचानने जाते हैं, तो ये दिखता है कि शरीर से जो भी काम हम करते हैं, चलने का, दौड़ने का, बैठने का, ये सब में शरीर एक समय के बाद थक जाता है। एक पोस्चर में हम थक जाते हैं, थोड़े समय के बाद अपना बैठने का पोस्चर बदल लेते हैं। चलने से थक जाते हैं तो विश्राम के लिए लेट लेते हैं। थोड़ी ज़्यादा देर तक लेटे रहिए ना, तो भी बेचैनी शुरू हो जाती है कि अब उठ करके कुछ और काम करें। तो ये दिखना ज़रूरी है कि शरीर से जो भी काम हम करते हैं वो सामयिक है, टेम्पररी है। शरीर एक समय के बाद रेस्ट चाहता है, विश्राम चाहता है, आराम चाहता है, उसको आराम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर सेल्फ को देखेंगे, स्वयं को देखेंगे ना, तो हमारे अंदर इच्छा, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई आशा। आप में से ज़्यादातर लोग शिविर किए हुए हैं तो इन क्रियाओं को जानते होंगे। ये इच्छा की, विचार की, आशा की क्रिया हमारे अंदर निरंतर चलती रहती है। कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई इच्छा हमारे अंदर लगातार चलता रहता है। धीरे से देखेंगे ना, तो यही इच्छा, विचार, आशा की जो क्रिया यहाँ पर चल रही है, यहीं पर धीरे धीरे हम काम करना शुरू करते हैं तो सही समझ और सही भाव भी अपने में सुनिश्चित होने का काम हो जाता है। चूँकि मैं की क्रिया निरंतर बनी रहती है, इसलिए सही समझ और सही भाव भी हम में निरंतर बना रह सकता है। सही समझ और सही भाव के निरंतर बने रहने से ये जो सुख की निरंतर आवश्यकता है हमारी, वो पूरी हो सकती है। तो यहाँ सामयिक आवश्यकता को सामयिक क्रियाओं से हम पूरा कर सकते हैं। निरंतर जो आवश्यकता है हमारी, उसको तो निरंतर क्रिया से ही पूरा किया जा सकता है। निरंतर आवश्यकता को निरंतर क्रिया से ही पूरा किया जा सकता है। सामयिक आवश्यकता को सामयिक क्रिया से भी पूरा कर सकते हैं। एक मुख्य बात यह है। दूसरी मुख्य बात इसमें समझने की यह है कि मैं की, सेल्फ की, जीवन की जो आवश्यकता है, सुख की या विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की, इसको जीवन में ही सही समझ और सही भाव को इंश्योर करके किया जा सकता है। इसके लिए बाहर कुछ पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। स्वयं के सुख की आवश्यकता को, भाव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमको स्वयं में ही काम करने की जरूरत है। बाहर जो भौतिक रासायनिक वस्तुओं के स्तर पे हम काम करते हैं, उससे बाहर शरीर की ज़रूरतें तो पूरी की जा सकती हैं, लेकिन अपनी जो मूलभूत ज़रूरत है, स्वयं की, सेल्फ की, मैं की जो मूलभूत ज़रूरत है, विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की, सुख जैसे भावों की, उसके लिए स्वयं में ही सही समझ, सही भाव होने से वो पूरा हो जाता है। तो जीवन की आवश्यकता जीवन की क्रिया से ही पूरी हो जाती है। शरीर की आवश्यकता के लिए बाहर भौतिक रासायनिक वस्तु की और शरीर से कुछ काम करने की जरूरत है।
जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तो जीवन की क्रियाएं ही पर्याप्त हैं, पर्याप्त हैं। ये बात पकड़ में आती? कि जीवन की जो आवश्यकता है, सुख की, विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों की, ये सही समझ और सही भाव जो जीवन में ही होता है, स्वयं में ही होता है, उससे पूरा हो जाता है। जबकि सुविधा की जो आवश्यकता है शरीर से जुड़ी हुई, उसको पूरा करने के लिए बाहर कुछ न कुछ काम हमको करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे सुविधा का उत्पादन हो सके, फिर उसका हम प्रयोग कर सकें। इस सेशन में जो हम मुख्य काम करना चाह रहे हैं ना, वो ये कि ये जो जीवन की क्रिया है, इच्छा की क्रिया, विचार की क्रिया, आशा की क्रिया, इसको थोड़ा विस्तार से हम देखना चाहते हैं इस रूप में कि हमको धीरे धीरे ये समझ में आता है कि शरीर से जो भी काम हम करते हैं उसको करने का निर्णय पहले मैं लेता हूँ। तो अगर अभी मैं मुंह से कुछ बोल रहा हूँ, ये बोलने का निर्णय हमारे अंदर पहले होता है, मुंह से आवाज़ बाद में निकलती। अगर मैं अभी चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा हूँ, मेरे चलने का निर्णय पहले हमारे अंदर होता है, बाहर एक्सप्रेस होने का काम बाद में होता है। तो उसी को यहाँ लिखा हुआ है कि हम बाहर जो कुछ भी व्यवहार कार्य करते हैं, और पीछे हम लोग व्यवहार और कार्य की परिभाषा को देख चुके हैं, बाहर जो भी व्यवहार कार्य करने का काम हम करते हैं, उसके चयन का काम, उसके सिलेक्शन का काम, उसको चूज करने का काम, उसके डिसीजन का काम पहले हमारे अंदर होता है। तो मैं अगर आपको नमस्ते करता हूँ हाथ जोड़ के, तो वो निर्णय भी पहले हमारे अंदर होता है, बाद में ये नमस्ते करता हूँ मैं। और मैं अगर आपको गाली भी देता हूँ ना, तो गाली देने का निर्णय पहले हमारे अंदर होता है, मुंह से गाली बाद में निकलती है कि नहीं? ये बात देख सकते? अगर ये देख सकते हैं तो इससे ये समझ में आता है कि व्यवहार कार्य के रूप में हम बाहर जो कुछ भी कर रहे हैं, वो बेसिकली हमारे अंदर के डिसीजन का शैडो है, उसकी छाया है, उसका प्रतिबिंब है, उसका इमेज है। तो अगर हमको इस व्यवहार कार्य को ठीक करना है, तो ये व्यवहार कार्य को सीधा ठीक करने से काम करेंगे, या जहां अंदर डिसीजन हो रहा है उसको ठीक करने से काम शुरू करेंगे? कहाँ से करेंगे? डिसीजन को ठीक करने से काम शुरू करेंगे। क्योंकि अगर हमारी छाया में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो छाया को ठीक करने जाएंगे, या जिस वस्तु की छाया है उस वस्तु को ठीक करने का काम करेंगे? अगर मिरर में हमको अपने इमेज में धूल लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मिरर को धोने पोंछने का काम करेंगे या चेहरे को साफ करने का काम करेंगे? तो ये दिखना जरूरी है कि बाहर व्यवहार कार्य जो भी हम कर रहे हैं, उसका निर्णय अगर हमारे अंदर हो रहा है, तो निर्णय की जगह पर ही चीजों के ठीक होने की जरूरत है, जरूरत है। ये निर्णय जो हम अंदर लेते हैं, वहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो सारी क्रिया चल रही होती है, इसके मूल में इच्छा की क्रिया दिखाई देती है। आराम से। सभी को मिल गया प्रिंट आउट? कोई शेष है? इधर आगे दे दीजिए प्लीज। हो गया? बढ़िया, शुरू कर लेते। तो ये बाहर व्यवहार कार्य जो हम अगर ठीक करना भी चाहते हैं ना, तो उसके मूल में जहां निर्णय हो रहा है वहां ठीक करने की जरूरत है। इसलिए बाहर व्यवहार में ये करो ना करो, कार्य में ये करो ना करो,
वो कहने से कुछ ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है अगर उसके अंदर निर्णय लेने का काम ठीक नहीं होगा तो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, बाहर हम रूल्स और रेगुलेशंस बना करके, नियमावली बना करके रोकने भर का काम करेंगे, अंदर उसको सपोर्ट करने का काम नहीं करेंगे तो वो बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। अंदर ये पूरी निर्णय की प्रक्रिया कैसे चलती है उसको देखेंगे तो ये दिखता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई इच्छा होती है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम कुछ विचार करते हैं और उसमें सारे में से जो हमको सबसे बेस्ट अपने लिए दिखाई देता है उसको हम चूज करते हैं, चयन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2-3 उदाहरण से इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसमें आगे आएंगे। मुझ में अगर आपके प्रति सम्मान का भाव है, सम्मान करने की इच्छा है, तो सारा विचार, सारा विश्लेषण इस बात का चलता है कि सम्मान को कैसे व्यक्त करेंगे हम आपके साथ। तो नमस्ते बोलेंगे कि हाथ जोड़ेंगे, ठीक, कि पैर छुएंगे, वो सारी प्रक्रिया कि आप हमारे या गुलदस्ता देंगे, बुके देंगे, क्या करेंगे हम, वो सारी प्रक्रिया यहाँ विचार में फैलना शुरू होता है कि सम्मान को कैसे व्यक्त करें। इसका उल्टा देखिए, एक बार इच्छा में ये स्थिर हो गया कि अपमान करना है अगले का, तो सारा विचार इस अर्थ में चलना शुरू होता है कि अपमान कैसे ठीक से करना है इससे, कि नहीं, ये दिखता है। फिर सम्मान करने के तरीकों में जो बेस्ट तरीका हमको दिखता है उसको हम चूज करने का काम करते हैं, उसको हम चयन करने का काम करते हैं। यहाँ विश्लेषण में अगर अपमान फैला है तो उसमें भी कंपेयर करके जो सबसे बेस्ट तरीका हमको दिखता है दूसरे को अपमानित करने का, वैसा अपमान हम कर डालते हैं। तो विचार में जो कुछ भी हम फैलाते हैं उसमें कंपैरिजन करके जो हमको सबसे उपयुक्त दिखाई देता है उसको हम नीचे एग्जीक्यूट कर देते हैं। ऐसे ही देखिए, अगर हमारी इच्छा में ये बात है कि हमको IIT JEE में IIT में एडमिशन लेना है, तो इच्छा में तय हो गया IIT में एडमिशन लेने का। विचार में देखिएगा तो ये सब फैलना शुरू हो जाएगा, किस स्कूल में एडमिशन लें, किस कॉलेज में एडमिशन लें, कौन सी किताब से पढ़ें, कौन से कोचिंग से पढ़ें, ठीक, क्या ट्यूशन लगाएं, ये सारा फैलना शुरू हो जाएगा। और उसमें सारे ऑप्शन को हम कंपेयर करके देखते रहते हैं, तुलना करके देखते रहते हैं, और जो बेस्ट ऑप्शन हमको अपने लिए समझ में आता है उसको हम चूज कर लेते हैं। अपनी सारी स्थिति परिस्थिति के साथ जो बेस्ट ऑप्शन हमको समझ में आता है उसको हम चूज कर लेते हैं। इस चूज करने की प्रक्रिया में जब हम कंपैरिजन करने जाते हैं तो उस कंपैरिजन के प्रोसेस में हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी हमको काम आता रहता है। फॉर एग्जांपल हमारा अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी कोचिंग में आप एडमिशन लेने का सोचते हैं और आपका भाई वहाँ पहले से पढ़ा हुआ हो और वो कह दे कि बेकार कोचिंग है, तो हमारा निर्णय ये होता है कि कहीं भी जाएंगे इस कोचिंग में तो नहीं जाएंगे। हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है उसका, डायरेक्ट टेस्ट नहीं है उसका, लेकिन इनडायरेक्टली भी किसी ने बता दिया जो हमारे लिए रिलायबल है, तो हमारा डिसीजन उस बेसिस पर बदल जाता है। या कई बार आप देखिएगा कोचिंग में टीचर्स डेमो क्लासेस देते हैं, हम 2-3 डेमो क्लासेस जाके देखते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस में आस्वादन की जगह पर, टेस्ट की जगह पर हमको दिखता है कि हमको वो ठीक ठीक पकड़ में आ रहा है, तो हम आगे उसको एडमिशन लेने का डिसाइड कर पाते हैं। और वो नहीं होता है तो दूसरी जगह ट्राई करने जाते हैं, तीसरी जगह ट्राई करने जाते हैं, और इस बेसिस पर हमारा ये बाहर का डिसीजन बदलता रहता है। ऐसे ही देखिए, हमारी इच्छा में अगर ये बात हो जाए कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, मैं एक अच्छा घर वाला हूँ, तो यहाँ पर चित्रण की जगह पर, इमेज की जगह पर, इच्छा की जगह पर एक अच्छे घर की इच्छा अपने में बनती है।
यहाँ विचार की जगह पर उसको कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए धन कहाँ से लाएंगे, रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे, ईंट पत्थर कहाँ से लाएंगे, बाकी सामान कहाँ से लाएंगे, मिस्त्री मजदूर कहाँ से आएंगे, आर्टिजन्स कहाँ से आएंगे, ये सारा विश्लेषण होने का काम यहाँ शुरू हो जाता है। और उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन हमको समझ में आता है उसको हम चूज करने का काम करते हैं। सारा कंपैरिजन करके जो बेस्ट ऑप्शन हमको समझ में आता है उसको हम चूज करने का काम करते हैं। और उस कंपैरिजन में हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, हमारा आस्वादन, हमारा टेस्ट इस रूप में काम करता रहता है कि किसी दूसरे के घर में हमने देखा होगा कि ये कलर का पेंट है और बहुत अच्छा लगा है, तो हम सोचते हैं अपने घर में भी यही कलर का पेंट लगाएंगे। कहीं हमने देखा ये सोफ़ा या ये पर्दा हमको अच्छा लगा तो हम निर्णय लेते हैं कि घर का भी सोफ़ा और पर्दा ऐसा करें। किसी के घर का इंटीरियर डेकोरेशन हमने देखा और हमको अच्छा लगा तो हम कहते हैं इसी को बुला के अपने घर का भी इंटीरियर डेकोरेशन करवाएं। ये जो सारा निर्णय यहाँ पर होता है उसके मूल में इच्छा है। इच्छा फैलती है तो विचार में वो बात होता है कि इस इच्छा को कैसे पूरा करेंगे, इसका विचार होता है। और उन विचारों में से जो बेस्ट हमको अपने लिए दिखाई देता है उसको हम चूज करते हैं। और वो बेस्ट डिसाइड करने का बेसिस जो है हमारा कंपैरिजन का, वो हमारा अपना पास्ट एक्सपीरियंस है या अगले का पास्ट एक्सपीरियंस है। जी कुछ कह रहे थे आप, सॉरी। भैया इसमें ऐसा हुआ ना कि इच्छा सेंटर पॉइंट हो गया ना, इच्छा से ही विचार और आशा चलते हैं। जी। तो अब जो हमें जो काम करना है नॉर्मली, और निर्णय स्थली किसको बोलते हैं? इच्छा को ही बोलते हैं। अभी देखिएगा तो अभी जो निर्णय का मुख्य जगह है वो तो इच्छा है यहाँ से। हाँ ओके। तो इच्छा नॉर्मली क्या होता है कि इच्छा एक व्यक्तिगत होती है और एक एग्जिस्टेंशियल होती है, मतलब हम जो सहज होती है। तो अभी हमारा क्या होता है कि जो भी हम इच्छा कर रहे हैं वो असहज है, इसकी वजह से नीचे विचार और आशा में भी यही चल रहा है। और जैसे इच्छा एग्जिस्टेंशियल हो जाती है कि अपना ध्यान चला जाए कि यार मैं मूलभूत मानव हूँ और मानव सुखी होना चाहता है, तो सुखी होना मेरी इच्छा बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग विचार शुरू होते हैं। अब उसमें भी ये चीज़ आती है कि सुखी होने के लिए तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एफर्ट तो लगाता ही है, क्योंकि आशा भी चयन भी उसके बेसिस पे, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दो ही ऑप्शन होते हैं, आउटकम तो दो ही आते हैं, ऐसा मेरा ध्यान जा रहा है कि कोई भी काम कर लो आउटकम तो दो ही आएंगे, उससे सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। कम दुख मिला वो भी सुख की परिभाषा में चला गया। तो आउटकम तो अल्टीमेट अंदर जो आते हैं, कोई भी काम कर ले तो दो ही आते हैं, सुख या दुख। दुख है मतलब कि हमने कुछ ऐसा गलत चूज कर लिया है जो नहीं करना था, तो उस पर हमारा ध्यान जाता है। और यहाँ मेरा ये भी जैसे इच्छा सेंटर, इच्छा सही हो गई तो बाकी का काम कोऑर्डिनेशन में चल सकता है। दूसरा तुलन की बात आ रही, तो तुलन भी अभी सोच रहा था कि विश्लेषण में बहुत कुछ विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन तुलन में तो यस और नो ही आएगा ना। जैसे तुलन में क्या करना है कि विश्लेषण हो गया, अब इसको करना है कि नहीं करना है, तो यस और नो। आस्वादन में भी यस नो जैसा ही आंसर आ रहा है, ऐसा मेरा ध्यान जा रहा है। जैसे उसमें क्या करेक्शन हो सकता है आप बताइए। और चयन वाला पार्ट है, उसमें वेराइटीज हो सकती है बहुत सारी, विश्लेषण में बहुत सारा उसको फैला सकते हैं, लेकिन तुलन और आस्वादन की जो जगह है वहाँ पे तो नॉर्मली आंसर तो शॉर्ट में यस और नो ऐसे ही मिलते हैं। आता हूँ, इस तुलन और आस्वादन को मैं एक्सपेंड करूँगा अभी थोड़ी देर में। पर ये जो बात आपने कही ना कि इसका सेंट्रल पॉइंट इच्छा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और मैं इसी पर आगे बात करना चाह रहा हूँ कि अगर इस पूरे प्रोसेस को हम ठीक करना चाहते हैं तो इच्छा को ठीक करना जरूरी है। ये बात सही है कि मूल में जो हमारी इच्छा है वो तो निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की इच्छा है, लेकिन वो निरंतर सुख समृद्धि कैसे सुनिश्चित होगी? वो जिन जिन चीज़ों से जाके जुड़ जाती है वो सब हमारी इच्छा बन जाती है। तो जो जो चीज़ हमारे सुख से जुड़ता हुआ दिखाई देता है वो फिर से हमारी इच्छा बन जाती है। जो जो चीज़ समृद्धि से जुड़ता हुआ दिखाई देता है वो सब हमारी इच्छा बन जाती है। कई बार जाने अनजाने दसियों चीज़ें हमारे अंदर इकट्ठा हो जाती हैं, हम इतना जांच परख भी नहीं करते हैं और वो हमारी इच्छा बन जाती है। तो अभी हम यही देखना चाह रहे हैं कि आज के दिन हमारी ये इच्छा बनती कैसे है, ताकि वहाँ पर जो चूक हो रहा है उसको करेक्ट करने का काम अगर हम कर सकेंगे तो ये नीचे चीज़ें ठीक हो सकती हैं।
अगर हम चाहते हैं कि वृक्ष ठीक हो, फसल ठीक हो, बागान ठीक हो, तो ठीक बीज के सिलेक्शन से ही काम शुरू करना पड़ता है। बीज कहीं से भी कचरा ला के दे देंगे और सोचेंगे कि वृक्ष बड़ा बढ़िया निकल जाएगा, ये कभी संभव है क्या? ये जो पूरा फैल रहा है उसके मूल में इच्छा रूपी बीज है। तो ये इच्छा बनती कैसे है उस पर हम थोड़ा बात करना चाहते हैं, फिर हम तुलन और आस्वादन पे भी आएंगे। तो ये इच्छा में भी ये होता है, जैसे बच्चों से कभी पूछते हैं क्या करना है, तो बोलते हैं कि डॉक्टर बनना है। जब पहले दिन आता है ना तो बहुत एनर्जेटिक होता है और पूरा बहुत कुछ, मतलब उसकी इच्छा तो पर्टिकुलर एक अच्छा रिजल्ट लाने की है। जैसे मेरी है तो 5 बजे उठ जाओ, ये इच्छा है। जैसे इसको भी बोलता हूँ, कभी बात होती है तो ये भी बताता है यथार्थ भी कि डैडी पढ़ाई तो अच्छी करनी है। अब इच्छा तो है, अब इच्छा का जब एजुकेशन करना होता है। थोड़ा सा एक छोटा लाइन बोल दूँ, आप कंटिन्यू करेगा। ये जो सुबह 5 बजे उठना है ना, ये रात के 10 बजे सोते समय की इच्छा है। सुबह के 5 बजे की इच्छा नहीं है। सुबह के 5 बजे की इच्छा तो ये है कि ये नींद में बड़ा अच्छा लग रहा है, 15 मिनट और सो लें। और जब रात को सो रहे होते हैं ना, तब सुबह 5 बजे उठने की इच्छा प्रबल रहती है। लेकिन जब सुबह का 5 बजता है ना, तब तो 15 मिनट और सो लेने की इच्छा ज़्यादा प्रबल होती है। क्यों जी? अब इच्छा, अब इच्छाएं बदलती रहती है, वो समस्या है। अब इच्छा को कैसे, जैसे दृढ़ मनोबल के साथ उसको कैसे, उसी पर हम बात करना चाह रहे हैं कि ये इच्छा बनती किस आधार पर है। उसको पहचानेंगे तो धीरे धीरे उसको ठीक करने पर बात हो सकती है। तो अभी हमारे इच्छा बनने का एक आधार दिखाई देता है संवेदना या सेंसेशन। यहाँ पर जिसको संवेदना या सेंसेशन कह रहे हैं, वो जो हमारे 5 सेंसेस हैं, आँख का, कान का, नाक का, जीभ का, त्वचा का, या शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, ये जो इन संवेदनाओं में जो चीज़ हमको अच्छी लग जाती है, हम उसको बार बार पाने की इच्छा करते हैं। जो चीज़ हमको ठीक नहीं लगती है, हम उससे दूर होने की इच्छा बना लेते हैं। तो आप किसी दुकान में गए एक मिठाई खाने के लिए, उसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा, तो अगली बार से जब भी मिठाई लानी हो तो वहीं से खाते हैं। घर में कोई अतिथि भी आए तो वहीं से ला के खिलाते हैं। किसी दुकान में आप गए, किसी मिठाई को ट्राई किए, आपको पसंद नहीं आया, तो आप अगली बार किसी भी दुकान में जाते हैं, उस दुकान में तो नहीं जाते। तो ये दिखता है कि आज के दिन हमारे इच्छा बनने का एक आधार है सेंसेशन या संवेदना। उस संवेदना में जो अच्छा लगता है उससे हम सुख पाने का प्रयास करते हैं, और जो बुरा लगता है उससे दूर होकर के दुख से बचने का प्रयास करते हैं। ये अभी हमारी एक प्रवृत्ति दिखाई देती है, एक टेंडेंसी दिखाई देती है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि संवेदना के आधार पर जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छी हो भी। ये अच्छा लगना और अच्छा होना दोनों के बीच कई बार अंतर हो जाता है। उदाहरण के लिए, बहुत ठंडा पानी पीना किसी को अच्छा लग सकता है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक हो, ये जरूरी तो नहीं है। स्वाद के चक्कर में पेट भरने के बाद भूख से अधिक भोजन कर लेना हम में से ज़्यादातर लोगों को अच्छा लग सकता है, जिसके कारण हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, पर शरीर के लिए अच्छा तो नहीं है। तो अगर संवेदना के आधार पर ही हम निर्णय ले रहे हैं तो हमारा निर्णय सही होगा, ये जरूरी तो नहीं है। ये जरूरी तो नहीं है। उसमें चूक होने की, गलती होने की संभावना बनी हुई है, बनी हुई है। इस पर मैं लौट के आऊँगा भी एक बार और। इच्छा का एक दूसरा जगह दिखता है, समाज में चल रही प्रचलित मान्यताएं
हमारे अंदर इच्छा के रूप में इकट्ठी हो जाती है। तो माँ बाप से लेके समाज तक अगर सब कह रहा है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में 2 ही कैरियर हैं, एक डॉक्टर बनना, एक इंजीनियर बनना, तीसरा कोई कैरियर है ही नहीं। या मीडिया से जब हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बच्चे ना, माँ बाप की तरफ से जब इन्फ्लुएंस आता है तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जब मीडिया, मूवी, टेलीविज़न इससे जब इन्फ्लुएंस होते हैं ना, तो लगता है क्रिकेटर बनना है, ठीक है, लगता है हीरो बनना है, लगता है हीरोइन बनना है, लगता है एक्टर बनना है, लगता है डांसर बनना है। ये मीडिया का जब इन्फ्लुएंस आता है ना, तो वो यहाँ इच्छा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। समाज में अगर लोगों ने कह दिया कि पैसे वालों की ही समाज में प्रतिष्ठा होती है, तो हमारा इच्छा बन जाता है अधिक से अधिक पैसा कमाना। समाज में अगर मान्यता हो गई है कि इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करना बेहतर है, तो आदमी एमबीए करने चला जाता है। समाज में अगर मान्यता बन गई कि सिविल सर्विसेज का जॉब अच्छा जॉब है, तो इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सर्विसेज की लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो ये दिखता है कि प्रचलन में जो मान्यताएं चल रही होती हैं, जाने अनजाने वो हमारे अंदर इकट्ठा हो जाती है। बचपन में अगर किसी ने ये कह दिया कि दूसरे तुमको गाली दें, तुम भी पलट के गाली दिया करो, अपमान का बदला अपमान से लिया करो। 2-4 डिजाइन हमने लोगों को करते देखा, 2-4 बार हमने किया, धीरे धीरे वो हमारी मान्यता बन जाती है। फिर हम वेट नहीं करते हैं दूसरे के अपमान करने का, हम ही कई बार पहले अपमान कर देते हैं कि तुमको मौका नहीं देंगे। हिटलर का एक पुराना कोट है, दूसरा तुमको मारे उसके पहले तुम ही दूसरे को मार दो। तो ये दिखता है कि बहुत सारी समाज में चल रही प्रचलन की मान्यताएं हमारे अंदर आके बैठ जाती हैं। बहुत बार देखेंगे मीडिया, एडवर्टीजमेंट, फैशन के नाम पर बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट करता रहता है। तो एक तरह के बाल, एक तरह के कपड़े, एक तरह के जूते, एक तरह के चप्पल एक समय फैशन में दिखाई देते हैं, तो हर आदमी उसको पहनता हुआ दिखाई देता है। दूसरे समय वो फैशन से हट जाता है, वो गायब हो जाता है। जो लोग अमिताभ बच्चन के टाइम के रहे होंगे, वो देखे होंगे कि किस तरह के पैंट उस समय पहनना फैशन में चलता था, किस तरह के बाल रखने फैशन में चलते थे अमिताभ बच्चन और देवानंद के टाइम में। अभी रोनाल्डो का ज़माना आ गया है, तो आज के दिन बिल्कुल दूसरे तरह के बाल, दूसरे तरह के डिज़ाइन दिखाई देते हैं। तो ये दिखता है कि प्रचलन में चल रही मान्यताएं कब हमारे अंदर आके इकट्ठी हो जाती हैं और वो भी हमारी इच्छा बन जाती है, हमको पता नहीं चलता है, हमको पता नहीं चलता है। और इसमें भी प्रचलन में जो आ रहा है, हम अगर उसको स्वीकार रहे हैं बिना जांचे परखे, तो वो सही आएगा कि गलत कहना बहुत मुश्किल है। और बिना जांच परख के तो हम इसमें इतना उलझ जाते हैं कि इसका हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ एक कहानी कहते बार बार कि एक महात्मा जी ने जो है एक बिल्ली पाल रखी थी। तो फिर जब वो ध्यान करने बैठते थे तो बिल्ली उछल कूद मचाती थी, तो ध्यान में परेशानी होती थी। तो उन्होंने कहा बिल्ली को बांध दिया करो। तो रोज़ ध्यान करने के पहले वो अपने शिष्य को कहते थे बिल्ली बांध दो, ठीक है। तो बिल्ली बांध देते थे और फिर महात्मा जी ध्यान में बैठते थे। समय के साथ धीरे धीरे महात्मा जी की आयु पूरी हो गई, वो मर गए, उनका शिष्य गद्दी पर आ गया, ठीक है। क्रम वैसे ही चला, शिष्य भी कहता रहा कि भाई बिल्ली बांध दो, बिल्ली बांध दो, फिर ध्यान करने बैठे। अब बिल्ली तो कोई अमर होके आई नहीं थी, एक दिन बिल्ली मर गई, ठीक है। तो जो महात्मा जी के शिष्य अब महात्मा हो गए थे, उन्होंने कहा पहले एक बिल्ली कहीं से ढूंढ के लाओ और उसको बांधो, तभी तो ध्यान करेंगे, नहीं तो बिल्ली बंधे बिना ध्यान कैसे होगा। तो हमको ये दिखता नहीं है डिज़ाइन, हमको दिखता नहीं है डिज़ाइन। तो सॉरी या पीछे हाँ हाँ आपने बताया कि इच्छा के 2 इनपुट हैं जो मान्यता से आते हैं और संवेदना। एक और है, अभी वो भी बताऊंगा जी। अच्छा, और है एक? जी जी, अभी पूरा नहीं किया हूँ मैं। अच्छा, उसका स्टोरेज तो चित्रण में ही होता है ना पूरा? जी, इच्छा जो है ना,
बेसिकली इच्छा को जब पहचानने जाते हैं तो वो चित्रण की क्रिया के रूप में दिखाई देता है, इमेजिनेशन की एक्टिविटी के रूप में दिखाई देता है। तो इच्छा का मतलब ही है कि हम कोई एक चित्र अपने अंदर बनाते हैं, और जब ये चित्र बनाना कह रहे हैं तो ये कोई रूप का चित्र हो ये जरूरी नहीं है, सूचना भी हो सकती है। जी जी जी, ये भाव का भी चित्र हो सकता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध में से किसी का चित्र हो सकता है, और अल्टीमेटली समझदारी का भी चित्रण हो सकता है। तो इन दोनों के साथ देखेंगे ना तो इच्छा का एक तीसरा सोर्स दिखता है कि अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर और उसको एक्सपीरियंस में जीते समय बिहेवियर में म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी आ रहा है कि नहीं, इस आधार पर जांच परख करके तय करना। इस आधार पर जब हम जीते हैं ना तो कोई भी प्रस्ताव हमको चाहे समाज की प्रचलित मान्यता से आ जाए, मीडिया से आ जाए, एडवर्टीजमेंट से आ जाए, पड़ोस से आ जाए, या संवेदना के आधार पर हमको कुछ अच्छा या बुरा लग रहा हो, इन दोनों तरफ से आने वाली चीज़ों को हम जांच परख करके देखते हैं कि ये वास्तव में हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं। ऐसा जिएंगे तो बिहेवियर के समय म्यूचुअल हैप्पीनेस, वर्क के समय म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी, व्यवहार करते समय हम दोनों का सुख, कार्य करते समय हम दोनों की समृद्धि होगी कि नहीं होगी, ये जांच परख करके अगर हम तय कर रहे हैं तो ये बेसिकली हमारे समझ का आधार बनता है। इस जांच परख करने के काम को हम जितना जितना करते जाते हैं उतना उतना सही समझ अपने में स्थिर होता जाता है, सुनिश्चित होता जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि मान्यता के आधार पर अगर हम निर्णय लेने का काम कर रहे हैं तो निर्णय हम खुद ले रहे हैं या हमारे बदले कोई और ले रहा है, दूसरे के प्रभाव में आके हम निर्णय ले रहे हैं, ये दिखता है। दूसरे के प्रभाव में निर्णय लेने का मतलब होता है हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में, वो जिस तरह का बटन दबाता है हम उस तरह के करना शुरू कर देते हैं। तो मीडिया एक तरह का प्रचार प्रसार करती है एक तरह के कपड़े का, तो हम वो पहनना शुरू कर देते हैं। दूसरे समय वो दूसरी तरह के कपड़े और सैंडल का प्रचार शुरू कर देती है तो हम दूसरी तरह का पहनना शुरू कर देते हैं। तो ये दिखता है कि मान्यता में अगर हम जी रहे हैं तो हमारा रिमोट कंट्रोल बाहर है, दूसरे के हाथ में है। ऐसे ही संवेदना में भी हम अच्छा बुरा लगने के आधार पर ही अगर निर्णय ले रहे हैं तो कोई भी अनुकूल संवेदना दे करके हमसे कुछ भी गलत करवा सकता है, जिसको कहते हैं प्रलोभन दे करके, लालच दे करके कुछ करवा लेना, या प्रतिकूल संवेदना का भय दिखा करके, डर दिखा करके हमसे कुछ करवा सकता है। तो संवेदना के आधार पर भी जब हम जीने का निर्णय लेते हैं तो हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। जब भी हमारा रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है वो परतंत्रता है कि स्वतंत्रता है? परतंत्रता है। होना क्या चाहते हम, परतंत्र कि स्वतंत्र? स्वतंत्र। ये दिखना जरूरी है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि बिना जांच परख करके जब हम संवेदना या मान्यता के आधार पर जी रहे होते हैं तो हम अपना रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथों से दूसरों को बांट रहे होते हैं। भैया जी हाँ पीछे जी जी एक क्वेश्चन है जी। आपने बताया जो कुछ भी हम करते हैं संवेदना, मान्यता और समझन से जी वो इच्छा में ऐसे ड्राइव करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कई बार ऐसा भी होता है, शायद मेरे साथ तो होता है कि इच्छा तक पहुँचे उसके पहला विचार से ही विचार तक ही जाता है और बाद में ड्रॉप हो जाता है, और या तो फिर एग्जीक्यूट होता भी है या नहीं भी होता है। जी, ये तो पॉसिबल है कि इच्छा में कोई चीज़ आई, विचार में हमने उसको फैलाया और आगे लगा कि अभी छोड़ देते हैं, करने लायक काम नहीं है, तो नीचे नहीं उतरेगा। नहीं, नीचे से ऊपर जाते हैं तब भी ऐसा होता है। जैसे एक उदाहरण दीजिए। जैसे अभी भैया ने एग्जाम्पल दिया था कि 5 बजे उठना है, वैसे इच्छा तो हो गई, इच्छा विचार में तो आ गया एक बार, लेकिन सुबह उठ नहीं पाए, तो मतलब कि इच्छा में गया ही नहीं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इच्छा में नहीं गया, मैं ये कहूँगा कि इच्छा में बहुत सारी अंतर विरोधी इच्छाएं हैं। ओके
इच्छा में बहुत सारी अंतर विरोधी कंट्राडिक्टरी इच्छाएं हैं। रात को 10 बजे सोते समय एक इच्छा मजबूत थी, सुबह 5 बजे उठते समय दूसरी इच्छा मजबूत हो गई जिसने उसको दबा दिया। दुर्भाग्य ये है कि जिस समय जिसको मजबूत होना चाहिए था उस समय वो मजबूत नहीं था। तो भैया ऐसे बोल सकते हैं हम? एक सेकंड दीजिए। हमारे जो है ना सर बांदा में जहाँ अभी सम्मेलन था वहाँ के एक शिविर का उदाहरण बार बार कहते रहते। उन्होंने किसी व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो संस्कृत के एक शिक्षक थे, बड़े अच्छे से उन्होंने कहा जीते जी अपार संपदा और मरने के बाद मोक्ष। ठीक है। हमको ये दिखता नहीं है कि परंपरागत रूप से देखेंगे ना तो मोक्ष का रास्ता है त्याग का, और अपार संपदा का रास्ता है किसी भी विधि से कमा के अधिक से अधिक इकट्ठा करो। अब अपार संपदा के लिए काम करने जाते हैं तो मोक्ष छूटता है, मोक्ष के लिए काम करने जाते हैं तो अपार संपदा छूटती है। तो ये अंतर विरोधी इच्छाएं जीवन में जब तक बनी हुई हैं हमारे दुखी रहने की गारंटी है, ये समझना जरूरी है। दुर्भाग्य ये हो गया है कि आज के दिन हम बंच ऑफ अंतर विरोधी इच्छाओं में उलझे पड़े हैं, और समय के हिसाब से परिस्थिति के हिसाब से उसमें से कोई एक जिसको सबसे ज़्यादा अनुकूलता मिलती है वो धक्का मार के बाकियों को दबा के निकल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे खेत में 20 प्रकार के बीज पड़े रहते हैं, लेकिन मौसम जलवायु ऋतु जिसके अनुकूल होता है वो अंकुर फूट के बाहर निकल जाता है, बाकी नीचे दबा पड़ा रहता है। जी हाँ, वही तो बात है कि समझ क्लियरिटी नहीं है कि मुझे क्यों उठना है सुबह 5 बजे। वो समझ क्लियर हो जाए तभी वो कोई दूसरी इच्छा आके डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, एक बार वो समझ क्लियर हो जाए फिर कुछ दिन उसका जीने का अभ्यास हो जाए, प्रैक्टिस आ जाए। सही है, वो जरूरी है। सिद्धांत को समझना भी जरूरी है, फिर कुछ दिन वैसा जीने का अभ्यास होना भी जरूरी है, जरूरी है। तो अभी जो सारी चर्चा कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि जाने अनजाने इतनी सारी अंतर विरोधी इच्छाओं में हम उलझ गए हैं कि वही हमको दुखी करने के लिए पर्याप्त है। 10 अंतर विरोधी इच्छा के साथ अगर हम बैठे हुए हैं ना तो हमारी स्थिति ऐसे होती है, मैं बार बार कहता हूँ, जब खेल के मैदान में रहते हैं ना तो परीक्षा याद आता है, होमवर्क याद आता है, और जब क्लास में बैठे हुए होते हैं तो खेल का मैदान और मूवी याद आता है। इन अंतर विरोधी इच्छाओं में उलझे हुए हमारे दुखी होने की गारंटी है। फिर क्या होता है, थोड़े समय तक एक इच्छा धक्का मारती है तो एक तरह का काम करते हैं, थोड़े समय बाद दूसरी इच्छा धक्का मार देती है, दूसरे तरह का काम करने लगते हैं, तीसरे समय तीसरी इच्छा धक्का मार देती है, तीसरे तरह का काम करने लगते हैं। देखने वाले को लगता है ये वही एक आदमी है कि अलग अलग आदमी है। नमस्कार जी नमस्ते। आपने जो किया कि संवेदनाएं और मान्यताओं से एक चित्रण बनता है, इच्छाएं पैदा होती हैं, तो उसमें कल्पनाशीलता और इच्छाओं का चित्रण का प्रोजेक्शन होता है, तो इसमें कल्पनाशीलता का कोई रोल है या नहीं है? बहुत अच्छा। कल्पनाशीलता शब्द जो प्रयोग करते हैं, ये जो इच्छा विचार आशा के रूप में ये पूरा सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल का नाम ही कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता का मतलब ही है ये इच्छा विचार आशा की क्रिया जो चल रही है, इस पूरे को मिला करके एक नाम दे दिया है कल्पनाशीलता। या चित्रण विश्लेषण तुलन आस्वादन चयन की जो ये क्रिया दिख रही है, इस सारी क्रिया को मिला करके एक नाम दे दिया है कल्पनाशीलता। अब ये कल्पनाशीलता हमें सही निर्णय तक या निष्कर्ष तक पहुंचाएगी? अगर हम पॉजिटिव हैं तो क्या उसके लिए कुछ और रास्ता है कि नेगेटिव है तो वो कैसे? हमको जो प्रयोग करना पड़ता है वो अपने ऑब्जर्वेशन में, जीवन में ऑब्जर्वेशन करके ये सवाल पूछना पड़ता है कि हमको क्या सहज रूप में स्वीकार है, क्या सहज रूप में स्वीकार नहीं है। उदाहरण के लिए मानव मानव संबंध में जीते हुए सम्मान और स्नेह का भाव हमको सहज रूप में स्वीकार है, या अपमान और विरोध का भाव सहज रूप में स्वीकार है।
सुविधा के साथ जीते हुए उसका सदुपयोग हमको सहज रूप में स्वीकार है या दुरुपयोग हमको सहज रूप में स्वीकार है, ये प्रश्न पूछना पहला हिस्सा है जो हमको सही और गलत के बीच अंतर सिखाता है। पहला हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा ये है कि आप अपनी इस कल्पनाशीलता में ही ये देखने का काम शुरू करिए कि जब सम्मान और स्नेह के साथ जिएंगे तब हम आराम में रहेंगे और दूसरे को आराम मिलेगा, या जब अपमान और विरोध के साथ जिएंगे तब हमको आराम मिलेगा और दूसरे को आराम मिलेगा। ये दोनों का सुख कौन सी विधि से होने वाला है। इसी तरह से सुविधा का सदुपयोग करेंगे तब हमारी समृद्धि होगी और शरीर स्वस्थ रहेगा, या सुविधा का दुरुपयोग करेंगे तब हमारी समृद्धि होगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। ये सवाल जितना हम अपने से पूछते जाते हैं ना, वो दोनों टेस्ट जिस पर पहले बात किया था हमने, ये दोनों टेस्ट इम्पॉर्टेंट है चीज़ों की जांच परख करने के संदर्भ में। ये टेस्ट है जो हमको सही और गलत के बीच का अंतर सिखाता है, अंतर बताता है। इस टेस्ट का फल है यहाँ समझदारी या बोध, जो भी आप उसको नाम दीजिए, वो समझ ये दोनों टेस्ट से पास होने का फल है, कंसीक्वेंस है। जी धन्यवाद। एक तो इससे डिस्कस या थंब रूल ये बनता है, एक थंब रूल कि सम्मान दो सम्मान पाओ, प्यार दो प्यार पाओ, यानी जो दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये कल्पनाशीलता का सही चयन है या और कोई रास्ता भी है? जी, तो कल्पनाशीलता का पहला प्रयोग यही है कि जो आप कहे ना सम्मान दो तो सम्मान पाओ, हम अभी इतना ही कहेंगे कि सम्मान देने से अपना भी सुख है, वही हमको सहज रूप में स्वीकार है। सम्मान के साथ जीने से अपना भी सुख है और दूसरे का भी सुख है, इसलिए मैं सम्मान पूर्वक जीता हूँ। आप सम्मान नहीं भी देंगे तब भी हमको ये दिखता है कि मेरे लिए तो सम्मान का भाव ही सहज रूप में स्वीकार है। सम्मान पूर्वक जीने में ही मेरा सुख है, सम्मान पूर्वक जीने में ही आपका सुख है, इसलिए मैं सम्मान पूर्वक जीता हूँ। आप जो बदले में हमारे साथ सम्मान पूर्वक प्रस्तुत होते हैं, ये उसका बाई प्रोडक्ट है, ये उसका मेन प्रोडक्ट नहीं है, वो मुख्य कारण नहीं है जिसके लिए मैं सम्मान पूर्वक जी रहा हूँ। क्योंकि अगर वो मुख्य कारण होगा तो हम हर बार पलट के देखेंगे कि यार मैंने सम्मान किया, तुम बदले में कर रहे हो कि नहीं, मैं तो स्नेह कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम कर रहे हो कि नहीं। ये ऐसा ही तरीका है कि आपने एक बीज बोया और सुबह शाम उसको उखाड़ के देख रहे हैं कि अंकुर निकला कि नहीं। यानी अपेक्षाएं बनी रहती है सामने वाले से जब इस भूमिका में आते हैं। लेकिन एक सूत्र अभी 2 दिन पहले ही ट्रेन में या कहीं सुना था और पहले भी सुना था कि देगा उसका भी भला, हमने सम्मान दिया, लेकिन नहीं देगा उसका भी भला। जी, तो ये भावना बेहतर है ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। तो ये दिखना जरूरी है कि हर किसी के साथ हर समय सम्मान के भाव में रहना मेरी अपनी ज़रूरत है। कैसे वो रहा जाए उस पर हम धीरे धीरे और आगे बात करेंगे, पर एक बार ये दिखना शुरू हो जाए कि पहुंचना दिल्ली है, तो जो रास्ता दिल्ली जा रहा होगा उसी पर जाएंगे, या जो कलकत्ता जा रहा होगा उस पर दौड़ जाएंगे। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते कलकत्ता होके दिल्ली जाते हैं वापस। वही तो जब कलकत्ता होके दिल्ली जाएंगे ना, तो ये समझना जरूरी है कि जो दूरी 400 किलोमीटर में तय होती थी वो 6400 किलोमीटर का चक्कर लगा के तय होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन तो बिल्कुल चेन्नई हो जाएगी। ये समझना जरूरी है। जी बताइए। तो भैया इसमें नॉर्मली जो प्रॉब्लम यही आ रहा है कि हमने मेन प्रोडक्ट को सेकेंडरी बना दिया है, और सेकेंडरी प्रोडक्ट तो मतलब जो बाय प्रोडक्ट है वो हमारी मेन प्रोडक्ट हो जाती है हर बार। जैसे प्रोफेशनल लाइफ में भी यही होता है कि जैसे मनी सेंटर में आ जाता है, काम बाद में आ जाता है, तो प्रॉब्लम वहाँ जनरेट होती ही होती है। लेकिन जब हम काम पे फोकस करते हैं, मतलब जब जब ऐसा हुआ कि मेन प्रोडक्ट सेकेंडरी प्रोडक्ट है जो गॉन है वो मेन बन जाती है, प्राथमिकता वहाँ आ जाती है, इस शिफ्टिंग भी थोड़ा आ जाए तो भी मोस्ट ऑफ काम हो जाता है ना। तो मैं अभी जो समय बचा है ना, उसमें थोड़ा इस सेंसेशन या संवेदना पर बात कर देता हूँ कि इसका प्रयोजन क्या है, इसका पर्पस क्या है।
और कैसे वहाँ हम संतुलन को पा सकते हैं ताकि वो हमारी इच्छा को गवर्न करने का मुख्य आधार न बन जाए। अभी लौट करके देखेंगे ना, और अभ्यास की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। इसलिए अगला जो मेरे पास 14-15 मिनट का समय है ना, मैं प्राइमरली उस पर फोकस कर देता हूँ। जो भी प्रश्न होगा हमसे आराम से आज भी पूछ लीजिएगा, कल सुबह भी पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह हम सबसे पहले आप में से कुछ लोगों से सुनना चाहेंगे कि पूरे दिन भर में क्या बात आपको पकड़ में आई, और कुछ अभ्यास जो मैं कहने वाला हूँ उसको करके देखिएगा कि कितना उसका इम्पैक्ट रहता है। तो उस पर आएंगे। संवेदना का प्रयोजन देखेंगे कि क्या है ना, तो ये पांचों सेंसेस का मुख्य प्रयोजन दो है। एक, शरीर के स्वास्थ्य के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है उसकी पहचान होती है। जैसे रात का बना हुआ खाना सुबह आप मुंह में डालते हैं, उसके स्वाद से पता चलता है कि नहीं कि वो खाने लायक है कि नहीं, उसके गंध से पता चलता है कि नहीं वो खाने लायक है कि नहीं, उसका रूप देख करके पता चलता है कि नहीं कि वो खाने लायक है कि नहीं। एक आम पक गया है और खाने लायक है, ये कैसे पता चलता है? उसके रूप से, उसके गंध से, और जीभ पर डालिए तो उसके स्वाद से। वो सारा हमको बता देता है कि ये संवेदनाओं का हिसाब से पता चल जाता है कि शरीर के लिए अनुकूल है कि नहीं है। तो एक प्रयोजन संवेदना का वो है। दूसरा संवेदना का प्रयोजन दिखता है समझने जीने के अर्थ में हम अपने आँख का, कान का, नाक का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी देखिएगा तो आँख और कान दोनों का प्रयोग हम कर रहे हैं अपने चीज़ों को समझने के लिए, व्यवस्था में जीने के अर्थ में। ये दो जगह से संवेदना का प्रयोग दिखता है, या तो शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में या खुद समझदारी जिम्मेदारी पूर्वक जीने के अर्थ में। चूक हमसे ये होती है कि हम इन संवेदनाओं का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए जैसे ही संवेदना का प्रयोग करना शुरू करेंगे ना, कई सारी समस्याएं एक साथ शुरू हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर स्वाद से सुखी होने के अर्थ में हम भोजन करने का काम कर रहे हैं, ओवर ईटिंग हम करेंगे ही। पेट भरने के बाद भी हम खाना खाएंगे ही अगर हमने स्वाद से सुखी होने का प्रवृत्ति बना लिया है तो, कि नहीं? स्वाद से सुखी होने का प्रवृत्ति अगर हमने बना लिया है तो जाने अनजाने हम ऐसी चीज़ खा ही लेते हैं जो स्वादिष्ट तो लगती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ये समझ में आता? अच्छा, जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, स्वादिष्ट होने के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में हम उसको खा ले रहे हैं, ठीक है, या पेट भरने के बाद भी हम स्वाद के चक्कर में उसको खा ले रहे हैं, शरीर को नुकसान करने वाला है कि सहयोग करने वाला है? समस्या पैदा करने वाला। ये दिखता है कि इसमें से जिस जिस इंद्रिय का हम अधिक प्रयोग करना शुरू करते हैं सुखी होने के प्रयास में, वही वही इंद्रिय, वही वही सेंसेस हमारे क्षीण होने शुरू हो जाते हैं, बेकार होने शुरू हो जाते हैं। तो कोई रूप आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसको देखने के अर्थ में आप मोबाइल में कॉन्स्टेंटली लगे रहें रोज 6 घंटा, आंखें खराब होगी कि स्वस्थ होगी? ये दिखता है। जिस सेंसेस को भी, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 में से जिस सेंसेस को भी सुखी होने के लिए आप एक्सेसिव यूज करना शुरू करेंगे, वो सेंसेस समय के साथ क्षीण होना शुरू होगा, कमजोर होना शुरू होगा, बीमार होना शुरू होगा। ये दिखता है। दूसरी हाँ, कुछ कह रहे? तो भैया संवेदना का एक ये भी पर्पस तो है ना, एक प्रयोजन तो है कि सुख क्या है, मतलब उसका ग्लिम्स तो दे ही देता है, वो निरंतरता नहीं देता है, लेकिन मैं सुख की चाहत के साथ हूँ उसका एक ग्लिम्स तो देता ही है। हाँ भाई, ये आप सुख के लिए, मतलब हम खाना भी खाते हैं तो अल्टीमेट उसका पर्पस तो सुखी होना है, पेट भरना वो तो है ही नहीं, मतलब है तो वो सेकेंडरी है। जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन वो सेकेंडरी बन जाता है, लेकिन चाहत तो सुख की ही होती है। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे व्यंजन होते हैं ना, तो उसमें से हम सिलेक्ट करके ही खाते हैं
पेट भरने से पहले हम उसमें से सुख पाना ही चाहते हैं, तो सुखी होने के ग्लिम्स को भी एक बार वो एक्टिवेट तो करता ही है। वही अगर आदमी में देखेंगे ना तो सुखी होने के ग्लिम्सेस के रूप में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ से उसको देखा जा सकता है। पशुओं में अगर देखेंगे तो सुखी होने के ग्लिम्स के रूप में वो ठीक है कि आहार निद्रा भय मैथुन ही ऑप्शन के रूप में दिखता है, लेकिन आदमी में देखेंगे तो संबंध में विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों के ग्लिम्स भी बहुत सारे हमको मिलते ही हैं। चर्चा के दौरान कोई बात समझ में आ जाती है तो उसकी जो तृप्ति हमको मिलती है उसके भी सुख के ग्लिम्सेज हमको मिलते ही हैं। तो मनुष्य की जगह से देखिएगा तो संवेदनाओं का प्रयोजन सुखी होने के लिए करने के बदले सुख को प्रमाणित करने के लिए करने में यूज होता है। सुखी होने के लिए संवेदना का प्रयोग करने के बदले हम यहाँ समझपूर्वक सुखी हैं, सही भावपूर्वक सुखी हैं, फिर हम संवेदनाओं का प्रयोग करते हैं उस सुख को प्रमाणित करने के लिए, या तो शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में या समाज व्यवस्था की भागीदारी के एज अ टूल। जी, एज ए टूल। संवेदना से जैसे ही सुखी होने का प्रयोग कोशिश करते हैं ना, पहली चीज ये होती है कि जिस इंद्रिय का आप एक्सेसिव यूज करेंगे वो छीन हो जाएगा, वो छीन हो जाएगा। किसी का भी करिए, जितना आप कह रहे हैं ना, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा की भाषा में कहिए, आहार निद्रा भय मैथुन की भाषा में कहिए, किसी भाषा में उसको कहिए, वो छीन होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज ये दिखाई देती है कि सुख जो चाहिए वो हमको निरंतर चाहिए, इसलिए निरंतर सुख पाने के लिए उस संवेदना को हम प्रोलॉन्ग करने का, लंबा खींचने का, ज़्यादा से ज़्यादा देर करने का प्रयास करते हैं। कितना भी प्रयास कर लीजिए, शरीर की कोई भी संवेदना ऐसी नहीं है जिसको निरंतरता में खींचा जा सके, क्योंकि एक समय के बाद शरीर थक जाता है, जवाब दे देता है। न खाने का काम आप लगातार कर सकते हैं, न किसी अच्छे से अच्छे रूप को देखने का काम आप कर सकते हैं। उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है सेंसेशन जिसको निरंतरता में किया जा सकता है। लेकिन चाहिए सुख निरंतर, तो क्या होता है फिर समय के साथ कि मन उस संवेदना को सोचने में उलझ जाता है। अब आप खा तो नहीं सकते हैं दिन भर, लेकिन मन दिन भर खाने को सोचने में तो उलझ सकता है। ठीक है, आप रूप देख तो नहीं सकते हैं निरंतर, अच्छे सीन, अच्छे साइट्स देख तो नहीं सकते हैं कॉन्स्टेंटली, लेकिन मन उसकी प्लानिंग और योजना बनाने में हर समय उलझ सकता है। और ये हर सेंसेशन के बारे में समझने की जरूरत है, हर सेंसेशन के साथ ही बात लागू होती है। वही जीवन में सुख की निरंतरता की खोज है। संवेदना से उसको जैसे ही पूरा करने जाएंगे, उस संवेदना में हम निरंतरता खोजना शुरू करते हैं। संवेदना में निरंतरता को जितना खोजेंगे, शरीर उतना एक्सप्लॉइट करेंगे पहले तो। एक समय के बाद जब शरीर उसको पूरा नहीं कर पाता है तो मन उसमें उलझ जाता है, और मन एक बार किसी भी संवेदना में उलझ गया ना, तो हम एक ऐसी गहरी खाई में फंस जाते हैं जिससे निकलने का कोई जगह ही नहीं दिखता है, जगह ही नहीं दिखता है। किसी में भी फंस जाए, खाने में फंस गए तो भी वो हालत होगी, किसी अच्छे रूप को देखने में फंस गए तो भी वही हालत होगी। आज के मीडिया, एडवर्टीजमेंट, ये सब के प्रभाव से मैथुन या सेक्स में उलझ गए तो भी वही हालत होगी। जिसमें भी उलझ गए, एक समय के बाद पूरा मन उसमें उलझ जाता है। और अगर मन उसमें उलझ गया तो 24/7 वो धीरे धीरे हमारे इच्छा, विचार, आशा को ब्लॉक करके छोड़ देता है, और हम किसी काम के नहीं बच जाते, हम किसी काम के नहीं बच जाते। तो ये पकड़ना जरूरी है कि संवेदना में जब सुख ढूंढने का काम करते हैं तो पहली चीज ये होती है कि शरीर का स्वास्थ्य खराब होता है। उस इंद्रिय को जितना लंबा खींचने का हम कोशिश करते हैं, उस मोमेंट को हम जितना बढ़ाने का कोशिश करते हैं, उतना हमारा शरीर खराब होता है, नंबर 1। नंबर 2, धीरे धीरे समय के साथ मन उसमें उलझ जाता है, तो एक तरह से हमारा संस्कार, हमारी प्रवृत्तियां ही खराब होनी शुरू हो जाती हैं, और हम एक तरह से बेकार की हालत में पहुंच जाते हैं। आज के समय की 2 मिनट दीजिएगा, आज के समय की एक तीसरी समस्या और ये दिखाई देती है
कि प्राकृतिक रूप से जो संवेदनाएं उपलब्ध हैं ना, वो तो फिर भी नियंत्रित हैं, संतुलित हैं। हम उसको स्टिमुलेट करने की दृष्टि से और अधिक उत्तेजित करने की दृष्टि से खाने में बहुत सारी चीज़ों को डालना शुरू कर दिए। जैसे टेस्ट बढ़ाने के लिए आज के दिन MSG या अजीनोमोटो के नाम से वो सिंपल मसाले आते हैं, चाइनीज़ मसाला के नाम से, यहाँ भी मिलता होगा। ज़्यादातर रेस्टोरेंट में उसको यूज़ करने लगे और उसके यूज़ से कुछ नहीं होता, आपके टेस्ट बर्ड्स को वो स्टिमुलेट करके बेहतर लगाने का काम करता है। तो किसी भी खाने में उसको डाल दीजिए, आपके सेंसेस को वो बढ़िया लगने लगेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि हम सेंसेस को कंफ्यूज करने की जगह तक उसको खींच करके ले आए, सेंसेस को कंफ्यूज करने तक की जगह तक खींच करके ले आए। ऐसे ही आप टीवी में, मीडिया में, इंडस्ट्री में जब देखते हैं ना, तो जैसा हीरो दिखाई देता, जैसा हीरोइन दिखाई देती, रियल लाइफ में आप देखेंगे तो खुद भी वैसी नहीं मिलेगी। तो हम एक ऐसी इमेज, एक ऐसी कल्पना के पीछे फंस गए हैं जो है ही नहीं अस्तित्व में, कहीं ढूंढिएगा कहाँ। रियल आदमी हो किसी जगह पर तो मिल भी जाए, जिसको उतने सारे मेकअप और उसके साथ हम खड़ा करके रख दिए हैं, वो रियल लाइफ में खुद भी वैसा नहीं है, कहाँ ढूंढिएगा। तो संवेदना की जगह पर एक बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन ये भी हो गई है कि हम उसको स्टिमुलेट करने के लिए, उसको उत्तेजित करने के लिए कई तरह से उपाय कर रहे हैं, प्राकृतिक के बदले कृत्रिम तरीके से, मैनमेड तरीके से, और आदमी उसमें उलझता चला जाता है। लास्ट बात मैं इसके संदर्भ में ये कहूँगा कि जिस संवेदना से हम सुख पाने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे ये दिखाई देता है कि हम उन संवेदनाओं के गुलाम बन के रह जाते हैं, ना कि उसके मालिक बन के। संवेदनाओं के गुलाम बनने का मतलब है वो संवेदनाएं डिसाइड करती हैं कि हम क्या करेंगे। उसका मालिक बनने का मतलब है हम तय करते हैं कि किस संवेदना को कब, कहाँ, कैसे प्रयोग करेंगे। ये अंतर समझ में आता? संवेदना के मालिक बनने का मतलब है उन सारी संवेदनाओं को हम कब, कहाँ, कैसे प्रयोग करेंगे, ये निर्णय हम लेते हैं। और संवेदनाओं के गुलाम बनने का मतलब है उन संवेदनाओं के प्रति विवश हो करके हम उसके साथ घिसटते चले जाते हैं, उसके साथ बहते चले जाते हैं। और ऐसा जिस संवेदना में हम उलझ गए हैं, घिसट गए हैं, वो सब समाज में अपराध के रूप में दिखाई देता, वो सब समाज में अपराध के रूप में दिखाई देता। तो आज के परिवेश में अगर देखिएगा, आदमी रूप की संवेदना में अगर उलझा हुआ है, सेक्स की संवेदना में अगर उलझा हुआ है, तो समाज से बलात्कार जैसी समस्याएं कभी दूर नहीं हो सकती, कभी दूर नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आदमी ने अपने सुखी होने के डिज़ाइन को यहीं देख रहा है, यहीं पहचान रहा है, तो वो उसी को पूरा करने में अपने को इन्वेस्ट करता है। तो हमको ये पहचानना जरूरी है कि संवेदना के आधार पर अगर हम निर्णय लेना शुरू करते हैं, समाज के बहुत सारे अपराधों का जनक है वो। और अपने से बार बार एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि हमको क्या स्वीकार होता है, इन संवेदनाओं का मालिक बनना या इन संवेदनाओं से घिसट करके अपनी ज़िंदगी गुजारना। बहुत बार ये लगता है कि हम इन संवेदनाओं को भोग रहे हैं, इनका प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि हम संवेदनाओं को भोगते हैं या ये संवेदनाएं ही हमारे मन और शरीर दोनों को भोग ले जाती हैं। अगर समय के साथ उसमें हमारा शरीर खराब होता चला गया, हमारा मन उलझता चला गया, तो हमने संवेदनाओं को भोगा या संवेदनाएं हम ही को भोग ले गई? ये रुक के देखने पहचानने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक कहानी कहते हैं कि वो किसान एक जो है गाय को लेकर के जा रहा था रस्सी पकड़ के। तो एक फिलॉसफर ने, एक दार्शनिक ने उसको देखा और अपने शिष्यों से पूछा कि ये बताओ कि ये किसान गाय से बंधा हुआ है कि गाय किसान से बंधी हुई है। ठीक है, उसने कहा इसमें क्या, शिष्यों ने कहा इसमें क्या पूछने की बात है भाई, किसान रस्सी पकड़ के गाय को जहाँ चाहे वहाँ ले जा रहा है, तो किसान मालिक है, वो गाय को जिधर ले जाना चाहता है उधर ले जा रहा है। तो गाय बंधी हुई है किसान से कि नहीं? ये समझ में आता कि किसान अगर गाय को पकड़ के रस्सी से ले जा रहा है तो गाय बंधी हुई है किसान से।
किसान भी बंधा हुआ है गाय से। जी वही बता रहा हूँ। उसने कहा कि भी नहीं, ही का उत्तर है। उसने कहा कि अच्छा एक काम करो, ये बताओ कि ये बीच से रस्सी काट देंगे तो कौन किसके पीछे भागेगा। तो हमको लगता है कि हम बांध रखे हैं दूसरों को। हमको ये समझ में नहीं आता है कि कब उसमें हम खुद ही बंध जाते हैं, ये हमको पता नहीं चलता है। तो शुरू तो हम इस जगह से करते हैं कि हम संवेदनाओं के मालिक हैं, जब जहाँ जैसा चाहें वैसा प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे ये समझ में आता है कि उन संवेदनाओं में सुखी होने की आसक्ति में हम इतने उलझ जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि अब वही हमको विवश करने लगता है कि हम किस समय क्या करेंगे। जी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। आप जो जहाँ पहुँचे वहाँ मैं पहले पहुँच गया था। जी कि जी मान्यताएं, संवेदनाएं, माइंड बिकम स्लेव ऑफ डिजायर्स और सर्कमस्टेंसेस। वी शुड बी नॉट सर्वेंट ऑफ माइंड और सर्कमस्टेंसेस, वी शुड मास्टर माइंड एंड सर्कमस्टेंसेस। धन्यवाद। एग्जैक्टली तो ये दिखता है कि ये संवेदनाओं के मालिक होने के लिए समझ की ज़रूरत है कि इन संवेदनाओं का प्रयोजन क्या है। हमको दो मिनट हमको दे दीजिए प्लीज़, उसके बाद मैं पूरा कर लेता हूँ, फिर आराम से आप लोग जाइए। हमारा 2 होमवर्क एकदम सिंपल है। एक, पलट के अपने लिए ये बात को देखा जाए कि अभी जो हम इच्छाओं को बनाने का काम कर रहे हैं उसमें कितनी इच्छाएं हमारी संवेदना से तय हो रही हैं, कितनी इच्छाएं हमारी मान्यता से तय हो रही हैं, और कितनी इच्छाएं ऐसी हैं जिसको हमने अपने अधिकार पर जांच परख करके तय करने का काम किया है। एक तो ये होमवर्क है जिसको पलट करके बार बार देखा जाए, और ये अपने लिए करने की ज़रूरत है, दूसरे का देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने जिन इच्छाओं को बना रखा है वो कितनी इच्छाएं संवेदना से आ रही हैं, कितनी इच्छाएं मान्यता से आ रही है, कितनी इच्छाएं अपने अधिकार पर जांच परख करके हमने तय किया है। एक होमवर्क तो ये है। दूसरा होमवर्क जो पीछे किया था मैं उसको रिमाइंड कर दूं कि ये जो मानव को देखने गए हम और मैं और शरीर की आवश्यकता को अलग अलग हमने पहचाना, तो ये देखने की ज़रूरत है कि मैं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सही समझ और सही भाव पर हम कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं, और शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के संदर्भ में जो सुविधा की ज़रूरत है उसके लिए हम कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं। ये जांच परख को किया जाए। कल लौट के आएंगे तो जो भी आपका प्रश्न होगा और कमेंट होगा हम उससे शुरू करेंगे। आज की बात पूरी करते हैं।